हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका एनडीए का 2022 वाला एग्ज़ाम था उसमें जियो के आपके कितने क्वेश्चन आए। ज्योग्राफी के आपके आए 20 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उनका टू द पॉइंट डायरेक्ट सोर्स क्या था। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों से कल्टिवेबल लैंड, डेफिनेशन इन लोगों ने दे दी, लेकिन वो है किस चीज की ये आपसे पूछा गया है। विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। एक कल्टिवेबल कोई लैंड है, मतलब उस पर हम लोग खेती कर सकते हैं, लेकिन उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया मोर देन ए ईयर, 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम, लेस देन 5 ईयर्स। तो उसको क्या बोलते हैं। तो हम लोगों ने 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। उसमें पेज नंबर आपका आता है 41। उसमें ये टेबल दिया हुआ है, 8-10 उसमें चीजें दी हैं। लैंड कैटेगरी अलग अलग दी हुई है कि कौन सी लैंड को हम क्या बोलते हैं, कौन सी वाली जो है उसको कल्चरेबल बोला जाएगा। तो ये हमने कौन सा पढ़ा था, फेलो अदर देन करंट। फेलो अदर देन करंट आपका ऑप्शन में है, तो एक बार इसको देख लो, टेबल में देखो। फेलो अदर देन करंट, फेलो को हम बोलते हैं वो लैंड जिसको हम लोग 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था करंट फेलो क्या होती है, विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। अगर एक या एक से कम, अगर हम इसको अनकल्टिवेबल छोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है करंट फेलो। और कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो आपकी कल्टिवेबल वेस्टलैंड है, ये देखा हमने करंट फेलो। अब देखें कल्टिवेबल वेस्टलैंड क्या होती है, जो कि अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से ज्यादा अगर उसको छोड़ दिया गया अनकल्टिवेटेड तो वो हो जाएगी आपकी वेस्टलैंड। तो ये समझ आया। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम डायरेक्टली सोर्स नहीं मिलते, तो ये आप एक बार रेफर करो एनसीईआरटी का क्लास 12th का इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक। तो एनसीईआरटी इज द की। बाकी उसमें से नोट्स अगर कोई आपको प्रोवाइड कराता है, पेड है, फ्री है, वॉट एवर इट इज, यू गाइज कैन प्रेफर दोज नोट्स ऑल्सो। बट जो की सोर्स है सबके नोट्स बनाने का वो एनसीईआरटी है आपका। ठीक है, आप डायरेक्ट अपने आप से एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप लोग कोई चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें नोट्स मिलते हैं, वो भी ठीक है। पेड कोई आप कोचिंग लेना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें हम लोगों से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक वेव, जो पी वेव एस वेव होती है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कोई एक ऑप्शन होगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो नोट मार्क कर लिया करो आप लोग। चलो अभी देखते हैं हम लोग इसका डायरेक्टली हम लोग सोर्स देखें तो इसका क्लास 11th का फिजिकल जियोग्राफी पेज नंबर 24 जब आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, पी वेव्स फास्टर मूव करती हैं और फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस। बिल्कुल सही बात, ये हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि भाई पी वेव्स जो है वो पहले आती हैं, उसके बाद जो एस वेव्स हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लैग देखने को मिलता है। तो बुक में हमने देखा एस वेव अराइव्ड एट सरफेस विद सम टाइम लैग। ठीक है, नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, नोट्स में क्या देखा था, पी वेव्स फास्टर मूव करती हैं, एस वेव्स का टाइम लैग होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमसे नोट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। बिल्कुल सही बात है, हमने डायरेक्टली पढ़ा था कि पी वेव्स तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जो आपकी एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती हैं। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी। चलो बुक में देखते हैं इसका सोर्स। ठीक है, साथ में आपका इसमें नोट्स में देखेंगे। नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पी वेव्स हैं, पी वेव्स ट्रेवल करते हैं गैसेस, सॉलिड और लिक्विड तीनों में। एस वेव्स में हमने देखा सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है,
तीसरा है सेस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्ड अराइवल ऑफ पी वेव्स। तो शेडो रीजन हमने पढ़ा था, ये है पी वेव का शेडो रीजन, नीचे वाला है आपका डायग्राम में एस वेव का शेडो रीजन। तो 105 से 105 तक पूरा शेडो रीजन है एस वेव्स का, तो ये बहुत बड़ा है। इट ऑलमोस्ट कवर 40% ऑफ शेडो रीजन, मतलब अर्थ का जो एरिया है उसका 40% कवर करता है। पी वेव्स का हमने देखा था 105 से 145 तक, तो ये शेडो रीजन है, लेकिन उसके बाद ये कोर में से निकल जाती है बाहर, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है 145 से 145 इसका शेडो रीजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें यही बात पूछी है कि 145 के बियॉन्ड हम लोग देख सकते हैं इनके पी वेव्स को, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रह गया फोर्थ, पी वेव्स है मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर शेडो रीजन, ये आपका गलत है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। इसको एक बार हम देखते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, डायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो आपका शेडो जोन है एस वेव्स का, शेडो जोन है एस वेव का मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव्स, लेकिन इसमें बोला है पी वेव्स का मैक्सिमम शेडो जोन होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोगों ने देखा था 105 तक ही है इसका, 105 से 145, लेकिन इसका टोटल 105 से 105 तक, बिकॉज ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड और गैसियस मीडियम में ये ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। समझ आया? तो इसका सोर्स डायरेक्ट है, इसमें कोई रूल नहीं लगाना था, हम लोगों ने ये क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो ऐसे ही हम लोग देखेंगे जो 20 क्वेश्चन जो और आपके रहते हैं 18 क्वेश्चन, उनका सोर्स क्या है। थर्ड हम लोग देखते हैं, इतनी बार रिपीट किया है, इतनी बार ये डिसकंटिन्यूटीज पढ़ाई गई है आपको कि सारी हम लोगों ने एज ए ट्रिक भी याद करी थी कि मोहरोविजेस जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसके बाद कौन सी आती है आपकी। ट्रिक क्या थी, मिस्टर जीके की जगह, के की जगह हम लोगों ने करवाया था एल, मिस्टर जीके से याद करना था, फिर के की जगह आप लोगों को एल करना था, ठीक है। और ये शुरुआत हुई थी क्रस्ट मेंटल फिर कोर से, क्रस्ट मेंटल कोर, फिर ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल लोअर क्रस्ट, ये सब चीजें अपने आप एक बार देखनी थी ना। तो ये हमने इसमें देखा था जब पढ़ा कि जो भाई स्टार्टिंग में ही क्रस्ट होती है और उसके बाद आती है मेंटल, तो इनके बीच में जो होती है आपकी वो होती है मोहोस डिसकंटिन्यूटी। मोहोस डिसकंटिन्यूटी ये आपका गूगल से एक फोटो ली है, बुक में भी है, इसका एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको ये। तो ये मोहोस डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 11th के नोट्स हैं ये आपके, उसमें और कंटिन्यूटीज के बारे में नहीं है, लेकिन जो आपका मोहोस डिसकंटिन्यूटी है उसके बारे में डायरेक्टली मेंशन है। क्रस्ट मेंटल के बीच में जो होती है मोहोस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, ये क्लास 11th की है फिजिकल जियोग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियो, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइम मेरिडियन डजंट पास थ्रू। जो हमने मैप्स प्रोवाइड कर रहे थे आपको कॉन्टिनेंट्स के, उसमें प्राइम मेरिडियन था, इक्वेटर कहाँ से पास होती है, कैंसर कहाँ से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सबके विद ट्रिक और कंट्रीज के नाम साथ में दिए थे, तो इसमें डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता। नोट पूछा है मोरक्को आ जाता आपका ऑप्शन, क्योंकि हमने देखा था प्राइम मेरिडियन 8 कंट्रीज से पास होती है। इसकी ट्रिक क्या बताई थी, इसकी ट्रिक बताई थी, तुम स्पेन से एलर्जी प्लस बुरखा लेकर फ्रांस गए, ठीक है। टी से हो गया टोगो, यू से यूनाइटेड किंगडम, एम से माली, एस स्पेन वाला, एलर्जी अल्जीरिया, बुरखा से था आपका बुर्किना, उसके बाद लेकर का कुछ नहीं था, ये खाली स्पेस था, फ्रांस का फ्रांस, गए का था आपका घाना। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये तीनों आते हैं, लेकिन फोर्थ मोरक्को हमने नहीं पढ़ा, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं, डायरेक्ट सोर्स है इसका क्लास 10th की एनसीईआरटी पेज नंबर 43 में, आप बिल्कुल यहाँ एंड में देखेंगे तो ये पैराग्राफ आपको मिलेगा भूदान ग्रामदान मूवमेंट का, जिसके लीडर थे विनोबा भावे, ठीक है। इस चीज का
यहाँ से आपको रेफरेंस मिला, ये हो गया आपका। नोट्स में भी आपको मिलेगा, ये 10th क्लास के जो टेलीग्राम पर फौजी अड्डा पर नोट्स है उसमें भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी क्लास 11th की फिजिकल जियो से आपका पूछा गया है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियो से। पेज नंबर 91 प्लस 92 से है इसका रेफरेंस। एंटी साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर सिस्टम। तो एक टेबल बना हुआ है आपका, ये एंटी साइक्लोन है, थोड़ा सा ब्लर है नोट्स की फोटो, टेलीग्राम चैनल पर आपको ठीक मिल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है ये हाई, तो एंटी साइक्लोन्स हाई प्रेशर एरिया है, यही हम लोगों से पूछा गया है, तो करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन आपका। दूसरा आप लोगों से पूछा है एयर इन द सेंटर ऑफ एंटी साइक्लोन सिस्टम इज सबसाइडिंग। तो इसमें क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने कि जो वहां एरिया होता है वो सिंकिंग एरिया होता है, सिंकिंग एयर होती है एंटी साइक्लोन्स में, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है। फिर हाई प्रेशर ही को तो क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोन बोलते हैं हम लोग, और लो प्रेशर हो जिसके सेंटर में उसको बोला जाता है साइक्लोन, ठीक है, जिसमें डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो सेकंड में पूछा है कि हाई प्रेशर, इसमें हम लोगों ने नोट्स में देखा ओवर हाई प्रेशर एरिया, एयर क्या करती है, सब्सिडाइज करती है और डाइवर्स। लो प्रेशर एरिया में क्या करती है, राइज करती है और कन्वर्ज करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। इसमें हम लोगों से करेक्ट पूछा है, तो अभी तक 2 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आ चुकी। थर्ड हम लोग देखते हैं, एंटी साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जिंग विंड्स, लेकिन हमने तो क्या देखा, डाइवर्जिंग होता है इसमें, तो कन्वर्जिंग तो आपका लो प्रेशर एरिया, और लो प्रेशर एरिया किससे एसोसिएटेड बताया, लो प्रेशर एरिया एसोसिएटेड है आपके साइक्लोन्स से। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट। इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो एक फर्स्ट और एक दूसरा, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, तो 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये एक बार बुक की जो रेफरेंस की फोटो है 91 पेज पर, ये आप लोग टेबल देख सकते हैं, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर एरिया, ठीक है, और इसमें विंड सर्कुलेशन का बताया हुआ है, एंटी साइक्लोनिक का। और 92 पेज है जो इस बुक का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियो का, उसमें भी आप लोग इसका रेफरेंस देख सकते हैं, ये सब्सिडाइजिंग और कन्वर्जिंग एयर वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट सोर्स मिलते तो हैं बच्चों, आप लोग कहते हो मैम सोर्स नहीं मिलते हम लोगों को। चलो 7th देखते हैं हम लोग। The activities or services focused on creation, rearrangement and interpretation of new and existing ideas are referred to। ये अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा तो वो शायद यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आप लोगों की क्वेरी आई थी मैम इसमें क्वार्टरनरी क्यों नहीं होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था रेड कॉलर जो, ब्लू कॉलर जो, प्लस व्हाइट और आपका गोल्ड। तो रेड वाला था आपका सबसे पहला प्राइमरी, जो रॉ मटेरियल होता है उसे डील करता है। सेकेंडरी हम लोगों ने पढ़ा था ब्लू कॉलर जो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर आपका था सर्विस बेस्ड, जिनको हमने बोला व्हाइट कॉलर, ठीक है। क्वीनरी हमने देखा था गोल्ड कॉलर जो, डायरेक्ट इसका रेफरेंस एक बार देखें तो क्लास 12th की बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, पेज नंबर 62 आपको ये टेबल मिलेगी। क्वीनरी एक्टिविटीज से डायरेक्ट इन्होंने स्टेटमेंट उठाई है, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, ये देखो क्रिएशन और रीअरेंजमेंट, इसमें है क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड interpretation of new and existing ideas and interpretation of new and existing ideas referred to क्वीनरी एक्टिविटीज। तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए जिसने एनसीईआरटी पढ़ी थी। नोट्स में आपको दिया था क्वीनरी एक्टिविटीज के बारे में, गोल्ड कॉलर जॉब होती है, फोकस, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, ठीक है, यहां से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। करेक्ट पूछा है हमसे। फर्स्ट स्टेटमेंट इतनी बार हम लोगों ने बुक में पढ़ा है, क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते हैं जब हम लोग फिजिकल जियो में क्लास 12th की, पेज नंबर आपका 25।
क्रस्ट आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है, ठीक है। ब्रिटल इन नेचर, आ गया ब्रिटल इन नेचर आपका डायरेक्ट यहीं से, ठीक है, समझ आता है यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा पूछा है मीन थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, हम लोगों ने पढ़ा था ओशियनिक क्रस्ट थिनर होती है कंटिनेंटल क्रस्ट से, तो इसमें ओशियनिक का दिया है 15, कंटिनेंटल का दिया है 30। तो कंटिनेंटल वाला तो आपका ठीक है, लेकिन गलती इन्होंने इसमें डाली थी, और ये एक गुगली था, आप लोगों ने 15 को 5 पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, ठीक है, तो वो गलत करा है। तो ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर है, क्योंकि आप में से कोई मुझे बता भी रहा था कि मैम इसमें गलत क्यों है ये ऑप्शन, तो उस टाइम मैंने यही बताया कि जब हम सोर्स के साथ वीडियो बनाएंगे तो देखना। तो आज देखो कि ओशियनिक क्रस्ट में 5 किलोमीटर मेंशन है बच्चों, 15 नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, ठीक है। ये आपका यहां से नोट से भी है, क्रस्ट का 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये ओशियनिक क्रस्ट जो कि थिनर है, किससे, कंटिनेंटल से, जो कितनी है 30 किलोमीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम जनरल उससे जाएं बच्चों, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी को फॉलो करें टू द पॉइंट, अगर हम एनसीईआरटी का अगर एनडीए की मानता है तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, हम लोगों ने क्या पढ़ा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन, यहां तक तो ठीक है, बाय नेट कल्टीवेबल लिख दिया इन्होंने, लेकिन इसमें था कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड और कल्टीवेबल एरिया में बहुत फर्क हो जाता है। जो आपका कल्टीवेटेड एरिया होता है वो क्या है, कल्टीवेटेड एरिया इज इक्वल टू जो आपका नेट शोन एरिया है प्लस आपका जो करंट फेलो लैंड है वो। लेकिन अगर हम बात करें कल्टीवेबल की, तो कल्टीवेबल क्या हो गया, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है इस पे खेती करने की। तो कल्टीवेबल क्या हो गया, कल्टीवेटेड तो एज इट इज कल्टीवेटेड एरिया प्लस आपका जो बाकी जितनी भी लैंड बची आपकी फेलो लैंड हो गई। फेलो लैंड मिसलेनियस कैटेगरी में जो आती है, ट्री और बाकी कोई प्लांटेशन के अंडर है वो चीज भी आती है। तो अगर इसको देखें तो ये डिफरेंस होता है कल्टीवेबल और कल्टीवेटेड में। तो अगर एनसीईआरटी से फॉलो करेंगे वो लोग आंसर की में, तो आपका फर्स्ट क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में एग्रीकल्चरल डेंसिटी के बारे में पूछा है, तो एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या है, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेबल, इसमें कल्टीवेबल एरिया है, तो डिवाइडिंग द टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय द नेट कल्टीवेबल एरिया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज है पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग जो निकालते हैं इससे, इस फॉर्मूला से क्या निकलता है फिर हमारे पास, जो पर स्क्वायर यूनिट एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका पता लग जाता है हमको। तो इसमें पूछा था हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट 1, 2 या 3, तो इस आपकी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड वन और थर्ड वन, ठीक है। ये आपके नोट्स में है, फिजियोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल, ठीक है। चलो, पॉपुलेशन डेंसिटी का भी है, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करते हैं हम लोग इसमें टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से, तो आपका आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर यूनिट एरिया की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। What will happen if you are flying east across the international date line? जिगजैग में है हमने देखा, तो ईस्ट से अगर वेस्ट में जाते हैं हम डायरेक्टली, हमने जब ल्यूसेंट पढ़ी थी और क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी, ल्यूसेंट का 191 पेज नंबर, तो इसमें हम लोगों ने देखा था अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट जाती है, रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो कोई भी अगर इंटरनेशनल
ये है इंटरनेशनल डेट लाइन IDL। तो हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल डेट लाइन के वेन एवर वी क्रॉस इट द डेट एडवांसेस 1 डे गोइंग वेस्ट। अगर ईस्ट से हम लोग वेस्ट में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, यानी 24 आवर्स का गेन हो जाता है। और गोज बैक 1 डे गोइंग ईस्ट, अगर ईस्ट में जाते हैं वेस्ट से ईस्ट में तो एक डे हमारा घट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 24 आवर्स लूज कर देगा वो। ठीक है, 11th क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेशन ऑफ टोर्स ऑन स्मॉल रॉकी हिल्स एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग। टोर्स क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं, ग्रेनाइट रॉक्स स्मूथ हो जाती हैं इरोजन की वजह से, राउंडेड हो जाती हैं वो। ठीक है, राउंडेड बिग बोल्डर्स। फंडामेंटल जो जियोग्राफी है 11th क्लास की, पेज नंबर 50, उसमें डायरेक्ट आपका पैराग्राफ में हम देखेंगे, इन रॉक्स लाइक ग्रेनाइट्स स्मूथ सरफेस्ड राउंडेड स्मॉल टू बिग बोल्डर्स कॉल्ड टोर्स फॉर्म ड्यू टू सच एक्सफोलिएशन। यही नोट्स में हमने पढ़ा था, इन ग्रेनाइट्स स्मूथ इरोडेड और राउंडेड जो बिग और स्मॉल बोल्डर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टोर्स। ठीक है, तो इसका भी काफी सारे बच्चों को सोर्स नहीं पता लग रहा कि मैम कहाँ से सोर्स है। जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड करी उन लोगों को ये बताना है कि एनसीईआरटी से ही है आपका, ऑलमोस्ट सोर्स 90% आपका एनसीईआरटी कवर कर लेती है। ठीक है, ये टू द पॉइंट आपको दिखाने के लिए है ये रेफरेंस कि भाई देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है, अदरवाइज ये बनाने की इतनी खास जरूरत थी नहीं। पर कुछ बच्चों ने जब क्लास नहीं अटेंड करी उन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम इतनी स्टेटमेंट के लिए कैसे कहाँ से पढ़े। तो अगर पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, ये नोट्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर हैं, वहां से रेफर कर लो। चलो नेक्स्ट है आपका 12th। जब हमने मैप वाला चीज पढ़ा था, जैसे वो प्राइम मेरिडियन पढ़ा हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा, तब हम लोगों ने कंटिनेंट्स भी देखे थे, उसमें भी हम लोगों ने ये चीज देखी थी, मेजर पोर्शन ऑफ ग्रेट आर्टिसियन बेसिन इन ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन। ऑलमोस्ट हर बच्चे का ये क्लियर हुआ होगा, डायरेक्ट उसने टू द पॉइंट आंसर इसका लगा दिया होगा, इसमें कोई उसको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ये एनसीईआरटी का है। बेसिकली मेन तो ये एटलास से है, जो आपकी एनसीईआरटीज हैं उसमें ये वाली चीज मेंशन नहीं कर रखी ना। मैप्स तो आपको मिल जाएंगे, क्वींसलैंड भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ये जो जीएबी है ये नहीं मेंशन किया। तो ये जब आपको नोट्स पढ़ाए थे तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट देखा था हमने, विक्टोरिया डेजर्ट देखा था, सिम्पसन डेजर्ट, जीएबी जो आपका ग्रेट आर्टिशियन बसीन है ये देखा था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखा था। ये क्यू से क्या बताया था आपको, क्वींसलैंड था। तो जीएबी कहाँ है, मेजर पोर्शन आपका क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका ल्यूसेंट से भी सोल्व हो सकता है, आपका 12th क्लास की इंडिया पीपल इकोनॉमी से भी सोल्व हो सकता है। पेज नंबर 117 पर आपका रेलवे जोन प्लस हेडक्वार्टर, जहां आपका ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर है, उसमें हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा है हमसे ईस्ट सेंट्रल का। तो इसमें बच्चों ईस्ट सेंट्रल देखो, ईस्ट सेंट्रल का, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न का। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल का है हमारा हाजीपुर, तो फर्स्ट ए हो गया थर्ड के साथ, ए थर्ड के साथ, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए अपने आप। डी में हमें पता लग गया भाई डायरेक्ट अपने आप से कि डी में सेकंड वाला आएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न, इसमें देखो नॉर्थ वेस्टर्न में जयपुर। फिर पूछा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का, तो मालीगांव, मालीगांव में। सी में हो गया आपका फोर्थ, सी में फोर्थ, तो ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट दिस वन, नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर। तो ये हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा, ल्यूसेंट का बुक जब हम लोगों ने पढ़ा उधर से भी पढ़ा था ये, तो ये भी सबका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसको बेसिकली आप जियो में ना डालकर, जियोग्राफी में ना लेकर, इसको करंट अफेयर्स मानो। जुलाई में जून में आपके करंट अफेयर्स में कवर किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो
जगह होगी नियर अबाउट 1 to 1.5 किलोमीटर, जो बाउंड्री डिमार्केट करेंगे वो इसको बोलेंगे इको सेंसिटिव जोन। एज ए शॉक अब्जॉर्बर ये काम करेगा, नेचुरल शॉक अब्जॉर्बर। तो ये करंट अफेयर्स का लगाओ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पूछा है। इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल इनलैंड वाटर नेटवर्क। ठीक बात है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, इसमें लॉन्गेस्ट नहीं बोला, सबसे लॉन्गेस्ट नहीं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोला है। तो हमने पढ़ा था क्लास 12 की इंडिया पीपल इकोनॉमी, पेज नंबर आपका 119 में, कि जो इनलैंड वाटरवेज हैं चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर रेलवे के आने से पहले चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। टफ कंपटीशन हुआ लेकिन रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट का आपस में, ठीक है। उसपे हमने लिखा था इंडिया के पास 14,500 किलोमीटर्स ऑफ नेविगेबल वाटरवेज हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है कि भाई 14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटर है, जिसमें रिवर्स प्रेजेंट है, आपकी कैनाल्स प्रेजेंट है, ये सब ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकेंड हम लोगों ने देखा इनलैंड वाटरवेज प्रेजेंटली हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग 25% ऑफ टोटल कार्गो एरिया। ये 25% एक बहुत ज्यादा होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें देखा हम लोगों ने कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। तो 25 का तो कहीं बात ही नहीं है, ठीक है। मेजर जो ट्रेड होता है आपका ओशियनिक रूट से होता है, अप्रोक्स आपका 95% जो ट्रेड होता है फॉरेन ट्रेड वो भी यहीं से ओशियनिक रूट से होता है, ठीक है। और वैल्यू के अकॉर्डिंग देखे तो नियरली आपका 70% जो ट्रेड है वो भी आपका ओशियनिक रूट से होता है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन कौन कौन से में है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला रॉन्ग, सेकेंड वाला रॉन्ग। अब हमें पता है कि फर्स्ट तो आना ही आना है इसमें, अगर एलिमिनेशन से हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन थर्ड में है नहीं, तो ये रॉन्ग। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका ठीक है। बेसिकली 111 इनलैंड वाटरवेज डिक्लेयर किए थे अकॉर्डिंग टू वाटरवेज एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां से ये आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने सोर्स देखा था महाराष्ट्र, हमने पढ़ा था आपकी ल्यूसेंट वाली बुक में, ठीक है। ये ल्यूसेंट का रेफरेंस है आपका। महाराष्ट्र हैज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड्स। और 12th की जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का पेज है 117, उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी ये चीज कि भाई ये फर्स्ट वाला तो आपका करेक्ट हो गया। ये आपका रेफरेंस है जो रोड ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री है उसकी रिपोर्ट आई थी 2019 में कि महाराष्ट्र हैज हाईएस्ट शेयर ऑफ एनएच नेशनल हाईवे इन द कंट्री विद 13.4%। मार्च 2019 में इन्होंने रिलीज की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपने ल्यूसेंट से भी पढ़ा था ये चीज तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है नेचर ऑफ टेरेन एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल हाईवेज इन महाराष्ट्र, ठीक है। किसी भी जगह का अगर मानो ये दो चीजें होती हैं, जैसे इसमें हमने पढ़ा ये आपका 12th क्लास का रेफरेंस के लिए है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इज नॉट यूनिफॉर्म। रोड का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह बराबर नहीं होता, कहीं रोड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। तो जो रोड की डेंसिटी है वो हाई है नदर्न और मेजर सदर्न जो स्टेट्स हैं उनमें, बजाय की हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, ठीक है। और ऐसा क्यों है इस चीज के बारे में हमने देखा था कि भाई जो नेचर ऑफ टेरेन है वहां का कैसा है उस चीज के लिए, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां का क्या है कितना है, इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ रोड्स, ठीक है। यही चीज इसमें बोली है, नेचर ऑफ टेरेन प्लस में आपका लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द रीजन कि भाई वहां कितना ज्यादा उसकी रोड की डेंसिटी होगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलो 17 देखते हैं।
17th में हमने ऑप्शन ही नहीं देखना था कोई और। जियोमॉर्फोलॉजी इतनी बार हम लोगों ने पढ़ी, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बताया कि जो मैप्स होते हैं, जो वहां की लैंड होती है उसके